अभी आ रही आवाज? एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म करें। ओके, एम आई ऑडिबल? फाइन। सो मैंने जब क्लास की शुरुआत की तो उसमें एक आखिरी जो चैट था वो लिखा हुआ था, somebody wrote कि in life nobody is permanent except wife that will come after job. So I like the sentence, but it's perfectly wrong sentence. Why? Because हेलो, अभी आ रही मेरी आवाज? अब सही है? तो मैंने जो बात बोली मैंने 2 बार बोल दी और दोनों बार तुम्हें आवाज नहीं आई, इसलिए तीसरी बार तो नहीं बोलूंगा, ठीक है? सो अब हम शुरू करेंगे क्लास की। दोबारा बोलने, 2 बार बोल चुका हूँ यार, तीसरी बार कौन बोलेगा? मज़ा नहीं आता है बार बार चीज़ों को बोलने में। सो लेट अस स्टार्ट एंड डू द डिस्कशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हम लोग लाइन के बारे में देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सर्कल की, कि सर्कल के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्कल के बारे में जानना। तो देखो ये है हमारा सर्कल, इसको हम बोलते हैं वृत्त, ठीक है? सर्कल हमारा हो गया, जो कि हो गया हमारा वृत्त। सो सर्कल में देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका ये लेट से ओरिजिन है 0,0 और आपने यहां पर कोई भी पॉइंट सर्कल पर लिया है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो द ओनली कंडीशन दैट यू हैव टू लुक फॉर इज कि ये जो ऐसे आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये लेंथ आपकी x कोऑर्डिनेट होगी x और ये लेंथ आपकी y कोऑर्डिनेट होगी y। तो आपका जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से निकल के आएगा, वो वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर होगी, वेयर आर विल बी द रेडियस। क्योंकि सर्कल पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, कहां से? सेंटर से, ठीक है? तो ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है? तो जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन दी हो तो दैट इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जहां पर x का स्क्वायर हो, y का स्क्वायर हो, कोई और टर्म नहीं होने चाहिए अभी, और आर स्क्वायर का टर्म हो, तो ये वो सर्कल है जो ओरिजिन जिसका सेंटर है। तो आप लिखो यहां पर सर्कल विद ओरिजिन इज सेंटर। नहीं, ओरिजिन इज 0,0 ऐसे लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? तो ऐसा एक्सप्रेशन आपसे दिया जा सकता है, पूछ सकते हैं कि बताओ ये कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहोगे ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, ठीक है? और यहां पर आपको लिखना है आर क्या होगा? रेडियस होगा। आर क्या होगा? रेडियस होगा।
दूसरा जो आपका होता है सर्कल में कि अगर आपका सेंटर में बोल दूं कि h, k है, h, k है, तो यहां पर जब आप पॉइंट लोगे x, y जनरल, तो फिर से आपको वही काम करना है। तो ये जो लेंथ निकल के आएगी, आप कहोगे देखो ये लेंथ ऑलरेडी ओरिजिन से h की दूरी पे थी, x कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से यहां तक की दूरी जो है वो x है, तो ये वैल्यू हो जाती है x माइनस एच, और ये वैल्यू हो जाती है आपकी y माइनस के, ये अभी भी r है, तो आप कहोगे यहां से हो जाता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू निकल के आ जाती है आपका क्या, r स्क्वायर एक्चुअली। तो ये इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में दिया होगा कि राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका जो है, सेंटर आपका जो है वो आपका क्या है, h, k, सेंटर आपका h, k है, और इसका रेडियस कितना है, इसका जो आपका रेडियस है वो आपका r के बराबर है, सो r इज द रेडियस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी को, r इज द रेडियस। अब देखिए मैं आपको कुछ और चीजें बताने जा रहा हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसी फॉर्मेट को हम खोल के भी लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मेट को वी कैन ओपन। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे लेके जा रहा हूं और यहां पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये सर्कल है और जो वो एक्सप्रेशन आपने अभी लिखा है ना x माइनस एच, जिसका सेंटर h, k है और रेडियस क्या है, r है, तो आपको इक्वेशन क्या मिली थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर, यही इक्वेशन मिली थी। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस यहां पर आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, r स्क्वायर मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखिए क्या देखना है, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपका y स्क्वायर है, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर, मैं इकट्ठा करने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस जो वैल्यू है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में जो हमने इसको लिखा है कि हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ कर लिया, x के कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यू ऐसी आ रही है ऐसे करके लिख दिया। अब कुछ नोटेशंस लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर हम माइनस एच को g से रिप्लेस करेंगे, या फिर हम ऐसे बोलेंगे h को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं माइनस g से। हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देना चाहते हैं आपको, और जो यहां पर h को हमने माइनस g से रिप्लेस किया है, और जो हमारा k है वो हमने रिप्लेस किया है माइनस f से, और ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं c स्क्वायर से। इसको हम किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं, c स्क्वायर से। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसमें चेंजेस करेंगे तो हमें एक नई स्टैंडर्ड इक्वेशन दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो आपके सामने एक इक्वेशन अभी आपको दिख रही है वो कुछ इस तरह की दिख रही है। कंफर्म करो, राइट। तो ये भी एक तरह से आपकी इक्वेशन है सर्कल की। अब इसमें कुछ खास बातें आपको देखनी है। डिग्री 2 की इक्वेशन है जिसमें x और y दोनों के स्क्वायर हैं, x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है, ध्यान रखना है। और ये एक कांस्टेंट टर्म भी है जिसको हमने c स्क्वायर बोल रखा है, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या है आपकी, ये ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको एक इक्वेशन देने जा रहा हूं और आपको बताना है कि इसमें कौन से सर्कल हैं और कौन से
नहीं है, तो मैंने कहा ए बी सी और डी, मैं 4 इक्वेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12y प्लस 16 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9xy प्लस 6 बराबर 0। आप एक काम करो, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसको क्यों माना? देखिए ऐसा है, हमने इसलिए माना है उसको बिकॉज ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। गणित में इस चीज़ को माना गया है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हम खोल के लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन को ऐसे नहीं बताना चाहेंगे आपको माइनस माइनस। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए कुछ चेंजेस किए जाते हैं यहाँ पर। बट अगर आपको पता है कि ये चेंजेस क्या हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। जैसे ये इक्वेशन अगर आपकी है तो आपको पता है कि आपका सेंटर क्या होगा। आपका सेंटर आपको मालूम है कि जो ये कॉफिशिएंट है जी का, 2x का जो कॉफिशिएंट जी है, सेंटर आपका जी नहीं है, माइनस जी है, और f नहीं है, माइनस f है। तो बस इस इक्वेशन से अगर आप g और f निकालोगे तो उनमें माइनस माइनस लगाने से आपको सेंटर मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपके सामने जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं, जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं, जरा एक काम करो, मुझे ये बताओ कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से सर्कल्स हैं, और जो भी सर्कल्स हैं उनका सेंटर भी निकालो और रेडियस भी निकालो। कुछ एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा आपको। करिए, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू डू दैट, प्लीज जल्दी, 2 मिनट है तुम्हारे पास। निकाला प्लीज? वैल्यू नहीं है अभी तक, रेडियस रेडियस नहीं निकला आपसे, कैसी बातें कर रहे हो? सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए मुझको। आई वांट सेंटर एंड रेडियस एवरीथिंग। एक हिंट और देता हूँ, चिंता मत करो, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो वैल्यू दी है, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है सी स्क्वायर, मैंने इसलिए लिख दिया था कि सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। इसको आप केवल सी लिख के भी चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नोटेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको तुम्हारी जो मर्जी है मान लो। ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए बेसिकली क्या है, तुम अपना सिस्टम बना लो भाई। ठीक है, तुम इसी से देख पा रहे हो, इसी से देख लो, है ना। अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होगा कि जब ये फॉर्मेट दिया होगा तो आपको वैल्यूज पूछी जाएंगी, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। तो इस कांस्टेंट को आप सी बोल सकते हो, सी स्क्वायर बोल सकते हो, जो मर्जी है बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो अब देखो, अगर आपने इसको ऐसे देखा और आपने देखा कि सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, एच की वैल्यू माइनस जी है, तो आप यहां से ये जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका सी के बराबर हो गया, एच आपका जी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर ये आपका एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस आर स्क्वायर हो गया बराबर ये सी हो गया। यहां से जो रेडियस है वो क्या निकलेगा, देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, तो ये रेडियस की वैल्यू है। तो इसेंशियली अगर आप यहां जाते हो तो आपको सेंटर अगर निकालना है तो सेंटर के लिए आपको करना है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और यहां आपको क्या करना है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। निकाल के बताओ, फटाफट निकाल के बताओ, क्योंकि यहां से कुछ ज्ञान मिलने वाला है तुमको। तो यहां देखो सेंटर क्या होगा, आपने कहा यहां कॉफिशिएंट जो है 4 है, तो ये 2g की वैल्यू है, g की वैल्यू 2 हो गई फिर, और g अगर 2 हो गया तो यहां पर इसके केस में आएगा ये -2 आएगा, -2, यस, ये -2 होगा। -8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे -4 बचेगा, उसको फर्दर एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा। अब ध्यान से देखो, जब आप रेडियस निकालने जाओगे तो रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो गया आपका, जी की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी, 2 स्क्वायर हो गया, और -4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस सी, तो ये फिर से हो गया क्या, सी की वैल्यू खुद -16 है, तो ये आ गया 16 16 32 4 36, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6, रेडियस आपका 6 है पहला, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 6। अब देखो दूसरा, देखो यहां पर आपने कहा कि ये अगर सेंटर की आप बात करोगे तो सेंटर हो गया आपका -9/2 कॉमा -6, और यहां पर अगर आप बात करने जाओगे बेसिकली तो ये बनेगा 9/2 का होल स्क्वायर विच इज 81/4 प्लस 36 -16, तो ये हो गया 20 हो गया, तो 80 80 कितना हो गया रूट 161/4, ये आपका रेडियस आ गया। यहां पर आप जाओगे तो क्या करोगे, सेम प्रोसेस, बट सेम प्रोसेस आपको पहले करने के पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं सेंटर की, तो जब सेंटर तब निकलता है जब यहां पर कोएफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का 1 हो, तो इस तीसरी इक्वेशन को आपको रीराइट करना पड़ेगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0, तब आपको सेंटर निकालने, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो यहां पर सेंटर आपको मिलेगा -4 कॉमा -3, सी की वैल्यू आपकी कितनी है +2 है, तो यहां पर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 16 + 9 - 2 रूट 23। ये इक्वेशन है आपकी, ये आपकी सर्कल है ही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्स वाई का टर्म आ रहा है, सर्कल में आपका एक्स वाई का टर्म नहीं आ सकता। Does it make sense to everyone? Hope you understand this. Okay, that you can identify circle का इक्वेशन, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नहीं, यस, और साथ ही साथ आप निकाल भी लोगे। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपकी 4 नहीं देते हैं, 2 ही पूछ लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, है ना। तो देखना आपके सामने मैं लिख रहा हूं 1.5x स्क्वायर प्लस 1.5y स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14y राइट -10 बराबर 0, सेंटर रेडियस। पहले तो आप ये बताओ कि सर्कल है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा मैं लिख रहा हूं आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x 12x प्लस 8y -50 इज इक्वल टू 0 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। बताओ, सबसे पहले तो आपको बताना है कि दोनों सर्कल हैं या नहीं है, ठीक है, दोनों सर्कल हैं या नहीं है, और अगर ये दोनों सर्कल हैं तो इनके रेडियस क्या हैं और सेंटर्स क्या हैं। क्विक, सबसे पहले बताओ कि दोनों सर्कल हैं कि नहीं है, दोनों सर्कल हैं कि नहीं है, क्विकली, ए और बी दोनों सर्कल हैं कि नहीं है, कम से कम इतना तो बता दो, वरना मुझे लगेगा मैंने तुम्हें कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। अगर दोनों सर्कल समझ में आ रहे हैं, कैलकुलेशन बाद में करना, दोनों सर्कल समझ में आ रहे हैं तो बोलो यस, लिखो सारे लोग यस, उंगली घुमाओ थोड़ी अपनी चैट पे, है
लिखो, सब लोग यस लिखो पहले, ताकि पता चले कि तुम लोग अटेंटिव हो, क्लास में सो नहीं रहो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो इस विश्वास के साथ कि दोनों सर्कल हैं, आगे बढ़ते हैं। इस विश्वास के साथ, जैसे हमें विश्वास कई चीजों पे होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, विश्वास हो जाता है। पर आओ करके देखें। ठीक है, अभी आपको पूरा विश्वास है कि दोनों सर्कल हैं। है, आगे बढ़े। इसको देखो, आपने कहा पहले तो इसको एक काम करो, ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, सो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या है, -3, -2, सर्कल का सेंटर हो गया। रेडियस क्या होगा आपका, अब आप अगर रेडियस कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको रेडियस होगा आपका 9 प्लस, बताओ जरा, 3 त्रिक का 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, -25 रूट ऑफ -12। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे रेडियस तो नेगेटिव आ गया, तो क्या ये सर्कल है, नहीं। यही होता है आपका बिलीफ और एक्चुअलिटी में। जैसे आप कई चीजें मान के बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि किसी बड़े ने आपसे बोला, ठीक है, किसी बड़े ने आपको बोला, तो आपने दिमाग में उसको कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, आपने कहा ये सही बात है, सर्कल है ये। पर यहां धोखा हो गया ना। तो जब आपने पूरी सत्यता को, और जब मैंने आपसे बोला कि बताओ ये सर्कल है या नहीं है, तो यू वर नॉट इंक्वायरिंग, यू वर जस्ट सीइंग, हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर है, एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो इसको अगर आप जीवन से रिलेट करोगे तो यहां बहुत कुछ सीखने को है। हम लोग बहुत सतह पर चीजें देखते हैं, क्योंकि हमें किसी ने बोल रखा है, तो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। गॉड इज ऑल्सो द सेम थिंग। आई एम नॉट सेइंग गॉड इज और ही इज नॉट, सिंपली मुझे नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, सिंपल। कोई कहता है ये गॉड है, तो कैसे पता कि ये हैं, वो मिले हैं क्या, नहीं, वो बोलते हैं, हम भी कहते हैं जी। तो पूरे जीवन में ये जीवन का बहुत ही बड़ा सत्य है, इस चीज को ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपना लॉजिक और रीजनिंग भी रखें, जजमेंटल ना हो कभी भी, है ना। जैसे हमारे परसेप्शंस कई बार इस चीज पे बेस्ड होते हैं कि हम लोग की अपब्रिंगिंग कैसी है, हाउ इज आवर अपब्रिंगिंग डिसाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग एक्चुअली, हाउ डू यू थिंक इन योर लाइफ। और जब तुम समझदार हो तो उसको ब्रेक तो कर सकते हो ना। आई एम अगेन नॉट सेइंग यू बिकम एथीस्ट, नो, इफ इट गिव्स यू पीस, आप बढ़िया पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं भी कभी कभी लगा लेता हूँ चंदन वंदन, ठीक है। समझ रहे, आई एम नॉट सेइंग यू बिकम एथीस्ट, बट यू शुड नो द रियलिटी ऑल्सो, कि तुम्हें मालूम कुछ नहीं है ना, मालूम कुछ नहीं है, बट ठीक है, लोग बोलते हैं तो उसके लिए कि किसी से लड़ मत जाना। लोग यही करते हैं, लोग लड़ जाते हैं, डिबेट कर लो लोगों से, खा जाएंगे तुमको, तुम बोल कर देखो ये चीजें, ओके। सो द आंसर इज गोइंग टू बी -12, स्क्वायर रूट ऑफ -12, विच इज रॉन्ग, दिस कैन नॉट बी द सर्कल। दो ये सब कुछ सही दिख रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, पर ये सर्कल नहीं है, क्योंकि रेडियस ही इसका इमेजिनरी है, ये सर्कल नहीं हो सकता है, ओके। साइकत कह रहे हैं कि सर आपने कैलकुलेशन किए बगैर ही बताने को बोला था, विदाउट कैलकुलेशन हाउ कैन वी एज्यूम दैट इट्स नॉट ए सर्कल। एटलीस्ट यू अंडरस्टूड दैट विदाउट कैलकुलेशन यू कैन नॉट टेल इट, बट व्हाई डिड यू टोल्ड देन, आपने तो ये नहीं बोला कि विदाउट, तो आपको कहना चाहिए कि नहीं बता सकते ना, आपने ये भी तो नहीं बोला, आपने बता दिया कि ये सर्कल है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना, मैंने आपके लिए एक ट्रैप बिछाया, जाल बिछाया, उस जाल में तुम फंस गए, उस जाल में तुम फंसे कि नहीं फंसे, तुम उस ट्रैप में फंस गए।
उस ट्रैप में तुम फंस गए। यही होता है, तुम्हारे लिए जाल बिछा देते हैं लोग, तुम फंस जाते हो, है ना। फंसा मत करो। हैव योर रीजनिंग ऑलवेज वर्किंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू बिलीव बट यू नो दैट यू आर बिलीविंग, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एनीवे लेट्स लुक एट दिस। क्या ये सर्कल है? यस, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके देख लिया। देखो जब भी ये नेगेटिव है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जब आप माइनस करोगे ना ये तो ये प्लस हो जाएगा, और जब भी ये प्लस होगा तब कोई क्वेश्चन नहीं है कि आर नेगेटिव हो जाएगा, आर पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर आपको ये पता है कि ये सर्कल है, लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा ना तो ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव में ये कितना है। ऑलराइट, कितना पॉजिटिव है, हाउ मच पॉजिटिव इट इज, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये इतना पॉजिटिव हो गया कि वो माइनस सी निगेटिव कर देगा तो भैया फिर ये सर्कल नहीं होगा। तो सर्कल में ये आपको मैंने सिखाने की कोशिश करी है कि केवल इक्वेशन सही से देखने से बात नहीं बनती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे किसी की फोटो देखकर ये डिसाइड मत कर लेना कि वह ऐसा ही दिखेगा। एक्चुअल में फिल्टर हटाने के बाद बहुत सारा चेंज आ जाता है, ये वही हाल है। कॉस्मेटिक रूप देख के ये मत सोचो कि ये असलियत है, आपको अंदर जाके रेडियस देखना पड़ेगा निकाल के कि ये तो इमेजिनरी है, ये तो वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। सो देन यू विल फाइंड ओके दिस इज -12, ये तो है नहीं। यहाँ पर सर्कल निकल जाएगा। अब मैं निकालता हूँ इसका सेंटर। तो सेंटर इसका देखो क्या आएगा, ये जो 21 है पहले तो आपको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, या अगर बाद में करना चाहते हो तो ये होगा 21/2 और साथ ही साथ 1.5 से भी डिवाइड होगा और माइनस लगेगा। यहाँ पर आपका होगा -14/2 × 1.5, ये आपका बनेगा सेंटर। तो ये वाले हो गए 3 × 7 = 21 और ये हो गया अगर 3 तो ये हो गया 14/3 माइनस में। अब अगर रेडियस आप निकालोगे तो ये आएगा कितना, 7² प्लस 196/9, ठीक है, माइनस ये आपका +5 बना देगा। दैट्स व्हाट विल गेट, दैट्स व्हाट विल गेट। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने गए अंदर तो ये हो गया आपका 49 × 9 प्लस 196 प्लस 45। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट यू नो हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि डेटा को मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, तो उसकी टेंशन मत लो। बट बेसिक क्लैरिटी आपको मिल गई ना कि सर्कल कब होगा कब नहीं होगा। आपको उसके लिए रेडियस को देखना पड़ेगा कि रेडियस तुम्हारा नेगेटिव ना हो जाए कहीं, अगर वो हो गया तो बात बनेगी नहीं। इसको आप थोड़ा जल्दी से भी देख सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। एसेंशियली आप ये देखना चाहते हो कि g² + f² - c जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी g² + f² की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन c। तो ये कंडीशन है सर्कल के लिए पहले, ठीक है। तो एक तो है कि कॉफिशिएंट सेम हो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉफिशिएंट सेम होने चाहिए, और साथ ही साथ g² + f² आपका c से बड़ा होना चाहिए, ओके, इट शुड बी मोर देन c। अदरवाइज अगर g² + f² c से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इट शुड बी मोर देन c, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंडीशन भी एक है, आप शुरू में देख के इसको चेक कर सकते हो कि ट्रू है कि नहीं, ओके। अब एक चीज और पूछने जा रहा हूं, इसका उत्तर दें आप सभी, कि अगर मैंने लिखा है यहां पर x² + y² + 4x - 8 = 0, क्या ये सर्कल है? यहां पर y का कॉफिशिएंट नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि y का कॉफिशिएंट नहीं है, आप बोलोगे कि एसेंशियली y है बट y के साथ 0 है कॉफिशिएंट। 0 होने से क्या होगा, f 0 हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर आएगा -2,0, -2,0। और जब हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आपका आएगा g² विच इज 4, f² तो 0 है, -c करोगे तो 8 आएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2√3। तो x और y के कॉफिशिएंट नहीं भी हो तो भी ये सर्कल हो सकता है, अगर रेडियस डिफाइंड है तो। रेडियस डिफाइंड होना चाहिए वरना सर्कल नहीं होगा, समझ में आया। तो x और y का कॉफिशिएंट मैंडेटरी नहीं है कि होगा, अगर नहीं होगा तो वो कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो अब कुछ चीजों की बात और करेंगे, जरा त्रिभुज में चलते हैं, थोड़ा सा त्रिभुज को देखा जाए। तो ये मेरे पास है ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको, यहां दिया है a, b और c। ये है आपका कोऑर्डिनेट x1, y1,
यहाँ कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2 और यहाँ कोऑर्डिनेट आपका क्या है x3, y3। जो समझाने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना। ओके, अच्छा एक बताओ, अगर मुझे 3 पॉइंट दिए हों तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? आप कहोगे अगर तीनों पॉइंट सेम ही लाइन में होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर, तो सर्कल नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर ये कोलिनियर होंगे तो सर्कल नहीं बनने वाला, पहली चीज। और अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कुछ भी ऐसे होंगे कि कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर अगर 3 पॉइंट तुम लोगे तो ट्राइंगल जरूर बनेगा। तो एक बहुत अच्छा सवाल यह आता है कि वो 3 पॉइंट देके पूछते हैं, ठीक है, कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा। या फिर कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ x1, y1, x2, y2 और x3, y3 तीन अगर कोऑर्डिनेट हैं तो इनके कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, ये अगर मेरे पास पॉइंट दिए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो इनको कोलिनियर प्रूफ करने का क्या तरीका है? लेट्स से तुम्हें कुछ नहीं आता है, बट तुम्हें कोऑर्डिनेट का जो अभी तक पढ़ाया है वो आता है, तो कैसे कोलिनियर प्रूफ करोगे? तो आप कहोगे अगर ये कोलिनियर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन, सेम लाइन में जो स्लोप है वो तो थ्रू आउट सेम रहने वाला है। अगर मेरे पास एक लाइन है इस तरीके की ऐसे, तो इसका स्लोप मैं यहां निकालूं या इसका स्लोप मैं यहां निकालूं या इसका स्लोप मैं यहां निकालूं, इट हैज टू बी सेम। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इस सेगमेंट का स्लोप निकाल लो, तो आपको मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मिलेगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू आपकी बराबर होगी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। क्या ये कंडीशन आपकी कोलिनियरिटी आपको बता देगी? यस। अगर ऐसा हो गया तो पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, दे आर कोलिनियर। बट इसी को अगर आप थोड़ा सा वो करोगे ना, कोलिनियर लाइन तो डायमीटर, यहां डायमीटर कहां से आ गया? डायमीटर का क्या करोगे तुम? हाँ, व्हाट विल यू डू विद डायमीटर? व्हाट इज द सेंस ऑफ इट? ठीक है, दिस इज द कंडीशन ना, स्लोप्स आर इक्वल। इसमें डायमीटर की बात कहां से आ रही है? एक मिनट, लेट्स कम बैक हियर। सो मैंने आपको ये बोला आपको कि स्लोप बराबर कर दिया हमने। अब इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करोगे तो यहां से 2 चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लो। 2 चीजें आपको ऐसे मिलती हैं कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, उसी को सिंप्लीफाई करो अरेंज करके, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जब आपका 0 के बराबर होता है तो हम बोलते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियरिटी के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 3 पॉइंट की तो बात की जाएगी ना। 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी की कंडीशन ये है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 अगर कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें देखना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है, तो वही जो इक्वेशन लिखी है उसको आप रीअरेंज मारो तो कुछ इस तरह का सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 x2। और इसको ध्यान कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। देखो, सर्कल में 1 2 3 बना लो आप, मतलब साइक्लिक फैशन बना लो, 1 2 3। अब देखो क्या हो रहा है, जब x के साथ x1 है तो y के साथ 2 और 3 का माइनस है। जब x के साथ मैंने 2 लिया है तो y के साथ 3 और 1 माइनस हुआ है। जब x के साथ मैंने 3 लिया है तो y के साथ 1 और 2 माइनस हुआ है। पूरा साइक्लिक है, तो आसान है याद करना। ओके, डिस्टेंस सेम हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ कि विल यू फोकस ऑन नेसेसरी कंडीशन और यू विल फोकस ऑन जनरल स्पेसिफिक सिचुएशन एंड से दैट इट इज कोलिनियर? ऐसी मूर्खता ना करो। देखो मैं बता रहा हूं तुमको, अभी
तुम जो सवाल पूछ रहे हो, लेट्स से तुम्हारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट तुमने लिया है यहाँ पर, और वो पॉइंट है तुम्हारा 3,4, ठीक है, 3,4। इसी सर्कल पर एक पॉइंट और ले सकते हो आप, और वह है 4,3। यह है तुम्हारा ओरिजिन। बहुत ध्यान से देखना, 3,4, 4,3, और यहीं पर मैंने एक पॉइंट लिया है, वह है 5,0। ये तीनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे हैं। अब आप कहोगे कि क्या डिस्टेंस लेके हम कोलिनियरिटी प्रूफ करेंगे? ओके, यू कैन नॉट, यू शुड नेवर डू दैट, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, 0,0 से इसकी दूरी और 0,0 से इसकी दूरी बराबर है, पर क्या ये कोलिनियर है? नो। तो डिस्टेंस सेम, देखो आपको नेसेसरी कंडीशन देखनी है, नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों के स्लोप बराबर होने चाहिए। डिस्टेंस बराबर करके आप किसी चीज को कोलिनियर कैसे प्रूफ कर सकते हो भाई? एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, इनकी डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं, तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं। कोलिनियरिटी की द ओन एंड ओनली सफिशिएंट कंडीशन इसके उनके स्लोप्स बराबर होने चाहिए, और उसी से ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आपको इस तरह का मिलता है। और मैं बताऊंगा इस एक्सप्रेशन की दूसरी मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये एग्जैक्टली कहां से आता है आप समझोगे अभी। तो वो पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्राइंगल है मेरा, और उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं आपके x1 y1, x2 y2, और यहां पर है आपका x3 y3, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या आता है? देखो ये आता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x1 इंटू y1 माइनस y2, and this overall value is 0. Sorry, not 0. Overall value is the area of the triangle. ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। अब आप कहोगे अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है ये तो वही है जो यहां कोलिनियरिटी में लिखा हुआ है, होना भी है। आप मुझे बताओ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे कोई ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो इन ए वे वी कैन से एरिया शुड बी 0। अगर तुम्हें पता है कि ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है, 3 कोऑर्डिनेट हैं जो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो उनके एरिया का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर आपका जो वैल्यू है, लेटस से जो वैल्यू है वो ये वैल्यू जो अंदर लिखा हुआ है, अगर ये कोलिनियर होंगे पॉइंट तो ये खुद ही 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि ये एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो देखो आपके त्रिभुज का एरिया भी 0 आ जाएगा। दैट्स वेरीफाइड। व्हेन 3 पॉइंट्स कैन नॉट मेक ए ट्राइंगल, लेट्स से, तो एरिया शुड बी 0। तो यहां से भी 0 आ रहा है, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन यही है कि ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ये अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक चीज जानते हो तो आप दूसरी चीज जानते हो, ये वैल्यू आप कैसे होगी, ये x3 कर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे ट्राइंगल का एरिया, इसको ध्यान रखना। और कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है इसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फाइन, मेक सेंस, क्लियर है? देखिए कोलिनियरिटी को अगर आप डिस्टेंस से प्रूव करना चाहते हो तो द ओन एंड ओनली वे टू प्रूव दिस थ्रू डिस्टेंस इज दिस, कि देखो अगर ये लाइन सीधी है, मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं अगर आपको ध्यान हो, त्रिभुज में क्या बताया आपको? त्रिभुज में मैंने आपको ये बताया है कि अगर ये साइड A है और ये साइड B है और ये साइड C है, तो आप लोगों को ये पता है कि B प्लस C क्या होगा मेरा, A के बराबर होगा? नहीं, B प्लस C शुड बी मोर देन A। लेकिन अगर मैं A को गिरा के यहां पहुंचा दूं, मतलब मैं इनको कोलिनियर बना दूं, यहां पर पहुंचा दूं, जब ये कोलिनियर हो जाएंगे तो देखो क्या होगा, ये पूरी लेंथ आपकी A के बराबर हो जाएगी, ये लेंथ आपकी B है और ये लेंथ क्या है आपकी C है। तो कोलिनियरिटी के केस में जो B प्लस C होता है वो A से बड़ा नहीं होता है, वो B प्लस C आपका A के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट मालूम है और आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी डिस्टेंस आपने निकाली, इसको बोल दिया D1, इसकी डिस्टेंस आपने निकाली और इसको बोल दिया D2, और इसकी डिस्टेंस निकाली आपने और इसको बोल दिया D3।
अब ये d3 ऐसे मत निकाल देना कि d1 प्लस d2 बराबर d3, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम x1 y1 और x3 y3 यूज करके सीधा d3 निकालेंगे, इस वैल्यू को हम d1 निकालेंगे, इस वैल्यू को d2 निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पता है। और अगर d1 प्लस d2 d3 के बराबर आ गया तो भी ये कोलिनियर हो जाएंगे। इफ d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d3 तो भी ये आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बट अगर कोऑर्डिनेट आसान है तो उस केस में डिस्टेंस जल्दी कैलकुलेट हो जाती है, और अगर कोऑर्डिनेट थोड़े आसान नहीं है तो ये डिस्टेंस निकालना भी टाइम ले लेता है, क्योंकि आपको 3 बार वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 टाइम्स फॉर्मूला लगाना है, फिर देखना है कि इसका सम उसके बराबर है कि नहीं है। तो दैट यू इवेल्युएट कि व्हाट विल बी बेस्ट फॉर यू। हाँ जी, एनीवे 2 चीजें हमने देख ली। अब हम आगे मूव करते हैं और त्रिभुज में ही बात करेंगे सेंट्रॉइड की। x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, जी आपका सेंट्रॉइड है। तो देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है आपका सिंपली x कोऑर्डिनेट आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y कोऑर्डिनेट आपका होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक है, इन सेंटर I का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो ये होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये निकालोगे, बी सी निकालोगे, और फिर आप क्या करोगे, a इंटू x1 ऐसे करके करोगे। But having said that, what I want you to do in center is this. एक बात बताओ कि अगर तुम्हें इन सेंटर निकालना है तो ज्योमेट्री से तुम्हें क्या पता है इन सेंटर के बारे में, कि इन सेंटर वो पॉइंट है जहां से ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या होंगी, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या होंगे, दे विल बी इक्वल। ओके, यस। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, क्योंकि कई बार मैं आपको बताऊं ना, ऐसा होगा कि आपको 3 लाइन की क्वेश्चन, देखो कोऑर्डिनेट को आप समझ के करेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अगर आप समझ के नहीं करेंगे ना तो फिर फॉर्मूला डिपेंडेंसी आपकी जान निकाल लेगी। मान लिया मैंने आपको एक ट्राइंगल के बारे में ऐसा बोला है कि मुझे 3 लाइन की इक्वेशन दी है, सीधे L1 दे दिया मैंने आपको, L2 दे दिया और L3 दे दिया, और मैंने कहा ये तीनों जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करके दे आर मेकिंग ए ट्राइंगल। अब मुझे उस ट्राइंगल का मान लिया इन सेंटर निकालना है, तो क्या तरीका है, एक तरीका यह है कि आप ये सारे कोऑर्डिनेट निकालो, इस लाइन का इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये निकलेगा, इसका इससे निकालोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इसका इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तीनों पॉइंट जब आपको मिल गए तो भी बात बनी नहीं है, अभी बात नहीं बनी है। अभी आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी x1 x2 यूज करके, फिर आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी और फिर आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे ax1 bx2। आप सोचो कितना लंबा सवाल हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा तरीका यह है कि यू नो दैट दिस डिस्टेंस r इज इक्वल। अगर ये डिस्टेंस r हमारी बराबर होती है इन सेंटर के केस में, तो क्यों ना हम ऑप्शन यूज करके ये निकाल लें कि किस पॉइंट से, जो ऑप्शन तो इन सेंटर ऑप्शन में दिया होगा, तीनों लाइनों की दूरियां बराबर है। भाई ये इन सेंटर है तो इस लाइन की दूरी निकालने का फॉर्मूला सरल है, आपको पता है ax1 प्लस bx2 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो वो जल्दी जल्दी निकाल लोगे आप। तो वो निकाल के आप देख लो कि अगर ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं जिस पॉइंट से, वही मेरा इन सेंटर होगा। तो ये समझदारी दिखानी है आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला आसान तब है जब आपको ट्राइंगल के साइड्स दे दिए जाएं और कोऑर्डिनेट भी दे दिए जाएं। तो अगर ट्राइंगल के साइड्स भी दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, फिर ये फॉर्मूला बढ़िया है, तुरंत लगा लो, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको ट्राइंगल का साइड नहीं दिया गया है तो आपको साइड डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर कहीं गलती से 3 लाइंस दे दी गई हैं तो आपको जान ही निकल जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस। तो सर्कम सेंटर का मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, अननेसेसरी जान निकल जाएगी तुम्हारी इस फॉर्मूले को देख के, ठीक है? तो ये लिखना नहीं है, समझना है कि सर्कम सेंटर क्या होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लगाओगे। ये आपका अगर सर्कम सेंटर है लेट्स से, तो सर्कम सेंटर क्या होता है? तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है कि नहीं होता है? ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है। अगर ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है तो अगर मुझे सर्कम सेंटर एग्जाम में दिया जाएगा तो मैं उसकी क्या करूंगा, तीनों वर्टेक्स से दूरी निकाल लूंगा और तीनों वर्टेक्स से दूरी निकाल के मैं देख लूंगा, तीनों वर्टेक्स से मैं दूरी निकाल के देख लूंगा कि क्या होगा, ठीक है? व्हाट विल हैपन, आई विल टेक ऑल 3 वर्टेक्स और उन तीनों वर्टेक्स से मैं दूरी निकाल के देखूंगा कि वो बराबर होनी चाहिए। तो सर्कम सेंटर ऑप्शन में दिया होगा और वहां से इसकी दूरी, वहां से इसकी दूरी, वहां से इसकी दूरी, वेरेवर इट विल मैच दैट विल बी सर्कम सेंटर। किसका एग्जाम्पल चाहते हो आप? देखिए उसके लिए मुझे फिर उस तरह की इक्वेशन और मुझे इन सेंटर का पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं रैंडमली अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको सटीक सवाल मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं 3 लाइन की क्वेश्चन तो चलो रैंडमली लिख दूंगा, लेकिन अगर इन सेंटर मुझे पता ही नहीं है क्या है, या तो मुझे कोई सवाल रटा हो, नहीं रटा है, तो मैं जब तक इन सेंटर की आपको 4 ऑप्शन ना दे दूं लिख के करेक्ट क्या है, तो मैं चेक कैसे करवाऊंगा आपको, ठीक है? तो वी नीड एक्चुअल क्वेश्चन। जब आप शीट करोगे तो ऐसे सवाल मिलेंगे, बट यूजुअली लाइन के फॉर्मेट में शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सीजीएल में जो कोऑर्डिनेट पूछा जाता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, वो शायद लाइन के इंटरसेक्शन के बाद आपको इन सेंटर ना पूछे। मोस्ट लाइकली जब वो आपको इंटरसेक्शन पूछेंगे तो शायद यही फॉर्मूला यूज करना हो। यहां पर वो आपको साइड भी दे देंगे, जहां पर आपको वो कोऑर्डिनेट भी दे देंगे और कहेंगे इन सेंटर निकाल दो, तो वो आपसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं। बट फिर भी मैं एक एडिशनली, बिकॉज आप इतने टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल भी समझा रहा हूं कि इन केस जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी ये अगर लाइन इक्वेशंस दी हैं और उनके इंटरसेक्शन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका इन सेंटर अगर पूछा जा रहा है, तो बेहतर है हम इन सेंटर की नॉलेज को यूज करें कि भैया इन सेंटर साइड से बराबर दूरी पे होगा, तो पॉइंट से लाइन की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, उसको यूज करके देख लो कि कहां से तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उस केस में ये सवाल ऐसे करने अगर बैठ गए तो पूरा पेपर खत्म कर दोगे तुम, कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, उसके बाद ये दूरियां निकाल रहे हो, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, यही काम है क्या आपके पास? समझ में आई मेरी बात? थोड़ा थोड़ा चलो, फाइन, मेक सेंस? यस। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। एक चीज और बतानी है, आखिरी चीज जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला, वो लिख लो। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि लेट से कोई लाइन सेगमेंट है आपको दिया हुआ है ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट जो आपको दिए हैं वो दिए हैं x1, y1, बी का जो कोऑर्डिनेट है लेट से x2, y2, और यहां पर एक पॉइंट है आपका जो है C, वॉट एवर यू कॉल इट M, फर्क नहीं पड़ता है, यू कॉल इट P पॉइंट, जो इसको m/n में डिवाइड करता है लेंथ के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में इसको m/n में डिवाइड करता है। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेंथ के टर्म्स में आपको m/n में डिवाइड करता है। देखिए ऑर्थो सेंटर की जो आपकी ज्योमेट्री की नॉलेज है बस उतनी ही रखो, ठीक है? हम हर चीज का फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं है, मैंने फिर से बोला, ठीक है? यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज ऑर्थो सेंटर,
ठीक है, ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है, बस इतना ध्यान रखो, सवाल आएगा तो मैं वो भी लगवा दूंगा, ठीक है, चिंता ना करें। बट ऑर्थो सेंटर पे जो तुम्हारे पास सवाल आएगा मैं बताऊंगा क्या आएगा, वो राइट एंगल बेस्ड ही आएगा, जहां पर वर्टेक्स तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे उसके लिए तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो अभी जो दिखा रहा हूं देखिए, कोऑर्डिनेट मैं आपको समझाता हूं। कोऑर्डिनेट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वाइड टॉपिक, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच फार यू नीड टू गो, नॉट वेरी फार, बिकॉज कोऑर्डिनेट बहुत वाइड है। द मोर यू विल थिंक द मोर डीपर इट इज एक्चुअली, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। कोऑर्डिनेट इज a dedicated chapter in IIT JEE, one of the favorite chapters by IIT, जो स्टूडेंट्स में टेस्ट करता है वो, तो ये बहुत डीप है, ये आपको इतना डीप जाना नहीं है, ठीक है, जितना ज़रूरत है मैंने उससे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ा दिया है, उतना ही तुम रिवाइज कर लो अच्छे से, उसको उतना समझ लो। सवाल बहुत बेसिक आएंगे, एरिया, कोलिनियरिटी, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इन सेंटर, तुम्हारा सेंट्रॉइड, ऐसे जो कुछ लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, तो इसको बस सही से सीख लो। और प्लस मैंने थोड़ा लॉजिकली भी आपको ऐड करने की कोशिश की कि मैं चीज़ें समझा के करूं, ठीक है, लाइन की इक्वेशन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, बस। तो यहां क्या होता है कि अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मानता हूं x, y है, तो देखो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपकी होती है, या आप ऐसे कह लो कि जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बनता है। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आपका x, y, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और यहां से बनता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहां पर आपका हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। अब इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये क्या है आपका? ये आपका है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है कि पॉइंट जो है आपका जो डिवाइड कर रहा है वो अंदर है, बट इसमें आपका एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आपका A है और ये B है, और P पॉइंट मैंने यहां कहीं लिया है बाहर, ठीक। अब देखो ये लाइन सेगमेंट से बाहर है कि नहीं है, ऐसे। तो अब मैं डिफाइन करूंगा कि AP का रेशियो BP से क्या है, M रेशियो N है। बात वही है अभी भी, यहां भी AP का BP से रेशियो क्या था, M रेशियो N था, यहां भी AP का BP से रेशियो M रेशियो N ही है, ठीक है। पूरी लेंथ M है, ये लेंथ N है, और P पॉइंट बाहर है। ये कोऑर्डिनेट आपका वही है, x1, y1, और ये पॉइंट क्या है, x2, y2। तो जब ये केस आता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये पॉइंट P जो बाहर है, वो P पॉइंट अगर A से ज्वाइन होता है और वो P पॉइंट अगर B से ज्वाइन होता है, तो एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता है M रेशियो N में, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि पॉइंट P अंदर नहीं बाहर की तरफ है, और अगर ये बाहर की तरफ पॉइंट होता है आपका, और बाहर जाके अगर इस डिस्टेंस को हम नापें तो ये आपका AP है और ये आपका BP है, तो इस केस में जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के केस में, तो ये कोऑर्डिनेट जो आपके होते हैं x, y, ये बराबर किसके होते हैं? इंटरनल डिवीजन में हम m, n को m और n लेके चलते हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में ये चीज बदल जाती है और यहां पर हो जाता है आपका माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n की जगह अब हो जाएगा m माइनस n। हमने n की जगह सिर्फ माइनस n रख दिया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। साइन इज ऑलवेज हैविंग ए ग्रेट रोल टू प्ले इन डिसाइडिंग कि पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो जो रेशियो हम m रेशियो n की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रेशियो। When we say externally m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है, then we have to take a minus sign here, that is the only difference। आपको इसके प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं है, बट आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल डिवीजन का केस होगा
तो आपको यहाँ पर इंटरनल वाले की जगह चेंज ये करना है कि n की जगह -n रख देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए तुम्हें, दैट्स इट। और ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनल वाले में क्या, एक्सटर्नल वाले में क्या, दैट्स इट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब चलो सवाल कर लेते थोड़े से। ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। कहाँ है सवाल? खो गया। ये है सवाल, पढ़ो सवाल। सवाल आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। जल्दी बताओ क्या है कोऑर्डिनेट। 2 - 4। देखिए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो होता है आपको पता है क्या होता है, x1 + x2 + x3 y3 और y1 + y2 + y3/3। यही होता है। करो जरा। 2 - 4 -2 + 5 3/3। 1 आ गया। अब 1 आ गया तो ये दोनों तो होंगे नहीं। दूसरा देखो 5 - 4 9 9/3 कितना हो गया? 3। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 1,3। 1,3 क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन बी। दैट वैल्यू विल बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें और भी यहां पर समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। अगर आप बात करो यहां पर तो आप इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हो? क्या ये सिंपल एवरेज है? यस, ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या ये सिंपल एवरेज है वाई कोऑर्डिनेट का? यस। तो जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? लीस्ट और हाईएस्ट के बीच में कहीं होगी। तो देखो यहां पर ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो सकते थे अगर इस केस की बात करें तो अगर हम बात करेंगे वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट एक 0 है और 2 पॉजिटिव है। तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 5 है। तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि उनका अगर एवरेज निकालेंगे तो वो निगेटिव कैसे हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू तो कोई है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके आंसर में -3 का स्कोप नहीं है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव कहीं भी नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से कुछ करेक्ट होगा। फिर आपको एक्स देखना पड़ेगा कि भाई जो वैल्यूज हैं क्या उससे मुझे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो आप जैसे देखोगे आपको पता है 5 और 2 7 दे रहे हैं, नेगेटिव -4 है, नेगेटिव का पलड़ा भारी नहीं है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और आप कहोगे आपका आंसर क्या होगा? बी। सेंट्रॉइड के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, बट एनीवे इतना सिंपल है कि आप इसको लगा लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन का स्लोप दिया है -2/3, कोऑर्डिनेट दिया है ए और बी पॉइंट के, आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, ए बी लाइन है, स्लोप -2/3 है। तो जो स्लोप होता है हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर आपको ध्यान हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस। तो आपने कहा ये वैल्यू आपको दिया है -2/3 और ये वैल्यू हो गई आपकी 2 - x डिवाइडेड बाई 2 - -3 यानी 2 + 3। तो यहां पर आपका जो 2 - x है, 2 - x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 × -2/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी -10/3। यहां पर आपका हो गया 2 - x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 10/3, तो यानी हो गया आपका 16/3। एक मिनट, -2/3 था ना? -2/3 2 - x, ये गलत लिखा ना मैंने? नहीं, y2 - y1 था ना? 2 + 3 होगा ना, ऊपर गलत लिखा है सारा। 2 - -3 बनेगा और 5 - x नीचे आएगा। ठीक है, तो यह है 5/5 - x और यह है -2/3। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी 5 - x इज इक्वल टू, या माइनस रख लो, तो x - 5 इज इक्वल टू 7.5। x की वैल्यू आ गई 12.5, 12.5। सी ऑप्शन। ओके, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस? देखो जब वाई एक्सिस में तुम रिफ्लेक्शन लेते हो तो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लो,
वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एक माइनस का साइन और जुड़ जाता है, -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वाई कोऑर्डिनेट तो देखो यही रहने वाला है, नहीं बदलेगा, तो -3.5 ही रहेगा। तो क्या आंसर होगा आपका? बी। कुछ देखना ही नहीं था, और वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा तो बी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बी ही होगा, रिफ्लेक्शन। तो इसेंशियली आप ये पूछ रहे हो, ये वाई एक्सेस है मेरा, और ये मेरा जो पॉइंट है यह है 2, -3.5। इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो इधर क्या होता है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, एक माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, -3.5 ही रहेगा। तो इस ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन में वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, वही करेक्ट होगा। ठीक है, वही करेक्ट होगा आपका, सिंपल। पॉइंट ए डिवाइड्स a line segment BC in the ratio 1:3. Coordinate of B are this and C are this. तो बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा। अब देखो ये बहुत जरूरी है, इनको बताना चाहिए कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, जो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं दिया होगा तो आपको डिवीजन इंटरनल ही मान के चलना है, एक्सटर्नली नहीं मानना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो BC की वैल्यू हो गई, B आपका हो गया 4 - 4, और C की वैल्यू आपकी है 0,6। यहां पर आपका 1:3 में मान लेते हैं डिवीजन हुआ है, ए पॉइंट ने ऐसे डिवाइड किया इसको। तो आप कहोगे कि इसका जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, जो कि x, y है, क्या होगा? तो आप कहोगे ये बनेगा 1 × 0 mx2 प्लस 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि आपका आ गया एक्चुअली 3 के बराबर, और एक्स कोऑर्डिनेट निकालते ही आपका ये आंसर हो गया। ये वैल्यू आपकी 3 के बराबर है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 3 है तो एक ही ऑप्शन में 3 है, वही करेक्ट होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। नन ऑफ द ऑप्शन कैन बी करेक्ट। देयर आर मोर वेज टू रिजेक्ट द ऑप्शंस। आप बताओ मुझे कि अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 और 4 के बीच में है। और एक बात बताओ आप, ये जो कुछ भी आप लिख रहे हो mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, क्या ऐसा आपको महसूस नहीं हो रहा है कि x1 और x2 को आपने m/n में मिला दिया है एवरेज निकालने के लिए? वही फॉर्मूला है ना, x2 और x1 को आपने m/n में मिला दिया है, एलिगेशन वेटेड एवरेज निकाल रहे हो तुम। तो इस केस में भी यही चीज होल्ड करती है कि 0 और 4 का एवरेज, 0 और 4 का जो एवरेज होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तुम, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो आप, इट कैन नॉट बी 0। क्लियर है कि नहीं? तो अगर ये 0 नहीं हो सकता है, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट 2 ही है, तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो कि ये दोनों ऑप्शन मेरे करेक्ट नहीं हो सकते। अब अगर आप बात करोगे कि भाई वाई कोऑर्डिनेट की, क्यों अब 2 ऑप्शन बचे, एक में वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक में पॉजिटिव है। तो देखो ध्यान से, आप जब यहां जाते हो तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला रेशियो इसको करेस्पॉन्ड करता है और ये वाला रेशियो इसको करेस्पॉन्ड करता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मेट लिखा हुआ mx2 nx1। तो आप कहोगे कि ये जो 3 जिससे मल्टीप्लाई होना है वो ज्यादा पॉजिटिव है, सॉरी 3 जिससे मल्टीप्लाई होना है वो ज्यादा नेगेटिव है, और 1 जिससे मल्टीप्लाई होना है वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, -12 6। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ओनली वन ऑप्शन दैट इज देयर। तो साइन देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेशन ना करके, बट फिर भी मैं कहूंगा फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला सिंपल है, सेफ है, लगाओ आंसर निकालो। ठीक है, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। दूसरा जो है कैलकुलेट करके भी देख लो, तो ये आपका आएगा 1 × 6 -12 3 × 4 अपॉन 3 + 1 4। तो ये आ गया -1.5, इसलिए 3, 1.5 इसमें सी। What is the slope of the line parallel to the line passing through these points? स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट अगर दिए हैं तो 2 पॉइंट दिए तो स्लोप ऐसे निकल जाता है। आप कहोगे -1 - 3, -1 - -3,
डिवाइडेड बाई -2 -4, तो ये वैल्यू आपकी हो गई -6 और ये वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया -1/3। तो इस लाइन का अगर स्लोप -1/3 है तो जो इसके लाइन पैरेलल होगी उसका स्लोप भी सेम ही रहेगा, दैट विल अगेन बी -1/3। There shouldn't be any kind of doubt in understanding this, that the slope is going to be -1/3 only. Parallel line है. At what point does the line cuts x-axis? So 2x है प्लस 5y बराबर क्या है -6। अगर आपको याद हो इंटरसेप्ट वाला जो फॉर्म मैंने लिखा था एक, जिसको आप इस तरीके से लिखते हो, तो आप -6 से अगर डिवाइड कर दो तो ये बनता है x/-3 प्लस y/-6/5 बन जाएगा। ये सेम इक्वेशन अगर मैं -6 से डिवाइड करके यहाँ 1 बना दूँ, जब ऐसा होता है तो ये जो होता है ये x इंटरसेप्ट होता है -3 और y इंटरसेप्ट आपका कितना हो गया -6/5। ये लाइन हो गई तुम्हारी। तो ये जो डिस्टेंस होती है जहाँ x एक्सिस पे कट कर रहा है वो क्या है, उसका अगर कोऑर्डिनेट तुमसे पूछेगा तो होगा -3,0। अब देखो इस इक्वेशन में ऑप्शन बहुत ही फर्जी दिए थे। कोई भी लाइन जब पूछे कि x एक्सिस पे अगर कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते थे। इन्हीं दोनों में से कुछ करेक्ट था, तो दो तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देते। तो आप ऐसे लिखते हो तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक चीज़ ये बताओ कि कोई भी लाइन ऐसे है कहीं भी, जब ये x एक्सिस को कट करती है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है जब x एक्सिस पे कट करेगा। तो आप उस इक्वेशन में जाके एक काम ये कर सकते हो कि 2x + 5y अगर -6 के बराबर है और हमें पता करना है कि x एक्सिस को कब कट करेगा, तो आप y को 0 रख दो। y को 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3, क्योंकि वहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हमें पहले से पता है। तो y को 0 रख दो और x की वैल्यू आपकी निकल गई -3। ठीक है, तो कैसे भी निकाल सकते हो। What is the reflection of a point y is equal to -3 in the line y is equal to 1? अब देखो y is equal to 1 जो लाइन है वो क्या है, वो आपकी एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। y is equal to 1 बोला है कि जो पॉइंट है वो 4,-3 है। अब देखो ये 4 हो गया, 4,-3 कहीं यहां पर बनेगा। 4,-3 तो आप कहोगे ये दूरी कितनी है, आप कहोगे ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो 3 हो गई और फिर से ये क्या है 1 है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी 4 के बराबर है। अगर ये 4 के बराबर है तो ये रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो ये 4 और ऊपर निकल जाएगा, तो ये 1 के साथ ही बन जाएगा 5 और ये जो 4 है तो 4 ही रहना है। तो ध्यान रखना, अगर कभी लाइन है y इज इक्वल टू 1, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, और अगर x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा तो आपकी पहली कंडीशन तो ये है कि इन्हीं दोनों में से कुछ होने वाला है। ये दोनों तो आप काट ही दो, ठीक है। और रिफ्लेक्शन आपको निकालना है 4,-3 का। अब अगर सेंसिबली भी देखोगे तो आप भी आंसर लगा दोगे। 4,-3 इस लाइन के नीचे आ रहा है, रिफ्लेक्शन लोगे तो इसके ऊपर जाएगा, और ये अगर खुद ही y इज इक्वल टू 1 है तो इसके ऊपर तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही आने वाला है, एक से बड़ा आने वाला है। तो जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, बी। बिना कुछ निकाले अगर आप इसको विजुलाइज करते हो खाली, आपको आंसर दिख जाएगा कि बी है। भैया रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसके इस साइड ही होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट तो नीचे है, तो रिफ्लेक्शन अगर इस साइड होगा तो y कोऑर्डिनेट एक से बड़ा होगा। और ये दोनों तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट बदल गया, x कोऑर्डिनेट बदलना नहीं है, ये तो 4 ही रहेगा, 4 और 5। और आपने जो एक्सप्रेशन सीखा था याद है क्या था, एक्सप्रेशन ये था कि x कोऑर्डिनेट को मत बदलो और y कोऑर्डिनेट को आप कर दो 2b - बीटा, याद है? वहां से भी लगा सकते हो आप। 4 2 × 1 एंड व्हाट इज बीटा, माइनस, इनिशियली -3 था। इफ दिस इज अल्फा कमा बीटा, तो मैंने कहा था कि देखो x कोऑर्डिनेट बदलेगा नहीं, इट विल रिमेन अल्फा रिफ्लेक्शन में, y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू b के अबाउट। तो रख दो 4 2 × 1 -3, तो ये हो गया आपका 4,5। ठीक है, बी ऑप्शन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जो पास कर रही है इससे। तो एक लाइन मुझे दी है ऐसी, which is -5, 1, something like this, maybe -5, 1, और यहाँ है कुछ -2, 0। अब मुझे उस लाइन का स्लोप चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है। तो आप कहोगे पहले इसका स्लोप निकाल लो, जिसको बोलेंगे m1। ये होगा आपका y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका -1/3। अब आपको पता है जो परपेंडिकुलर लाइन है अगर उसका स्लोप आपने माना है m2, सो m2 विल बी -1/m1, तो निगेटिव से गुणा करके उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा 3, वैल्यू विल बी 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी गिवन, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, वर्टेक्स 2 दिए हैं, तीसरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया है कि इसका जो सेंट्रॉइड जी है वो 2,2 है, एक है वैल्यू 7,-1, एक है 1,2, और ये निकालना है तुम्हें जो कि ये मान लिया अल्फा, बीटा, व्हाटएवर। तो आप कहोगे अगर मुझे यहां 2 लाना है, तो देखो आपको मालूम है कि x1 प्लस x2 प्लस अल्फा बाई 3 ये क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ये वैल्यू आपको मालूम है कि नहीं? यस, 7 और 1 8, तो ये हो गया 8 प्लस अल्फा बराबर 6। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2। अल्फा की वैल्यू -2 आई, तो -2 दो ऑप्शन में है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब बीटा निकालना है मुझे, सेम चीज करना है आपको। सो 3 × 2 उधर भी बनेगा, और वहां क्या बनेगा, y1 प्लस y2 प्लस बीटा। y1 प्लस y2 कितना है, 2 और -1 1 के बराबर है, 6। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो बीटा केम आउट टू बी 5, सो -2,5 विच इज ऑप्शन ए। तो यहाँ सेंट्रॉइड दिया है और यहाँ आपसे बाकी वैल्यूज पूछी गई हैं जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ax minus 4y is equal to -6 has a slope of -3/2, what is the value of a? देखो कभी भी लाइन अगर x और y में लिखी हो, मैंने आपको बताया था कि ax माइनस by या ax प्लस by जो भी फॉर्मेट है, कभी भी आपको इसका स्लोप निकालना हो, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको बता चुका हूं कि स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये होता है आपका स्लोप। तो माइनस ऑफ इसका कोएफिशिएंट क्या है a, y का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो ये वैल्यू होगी a/4, और इसका स्लोप आपको दिया है -3/2 के बराबर। ठीक है, तो ये अगर 4 है 2 गुना, तो ये -3 किसके गुना होगा, 2 गुना -6, ए की वैल्यू -6 आ गई। दूसरा तरीका इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, बट हमेशा ध्यान रखना ax प्लस by फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड, उसमें स्लोप लिखना डायरेक्टली आना चाहिए आपको, कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y डायरेक्टली, देन देयर इज ए मीनिंग, अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग y इंटरसेप्ट -3? पहले तो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो मैं बता चुका हूं, a और b का कोएफिशिएंट क्या करना है आपको। अच्छा, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी याद है, ठीक है, कि अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c एक लाइन है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है, तो वो होती है bx माइनस ay प्लस k बराबर 0। ठीक है, ध्यान है आप। तो जो लाइन आपको दिया है 5x प्लस 3y बराबर 6, तो इसके परपेंडिकुलर जो सारी लाइन्स हैं उसकी इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो बनेगा 3x माइनस 5y प्लस k बराबर 0। आपको अब बोल दिया गया कि y इंटरसेप्ट, लेकिन उस लाइन का y इंटरसेप्ट -3 है। y इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो कि कोई भी लाइन है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, तो जब x की वैल्यू आप 0 रख देते हो, y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है कि y को कहां काटता है, कितनी डिस्टेंस पे ओरिजिन के। तो y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है, y इंटरसेप्ट, तो आपको क्या करना है, x को रखना है 0। x को अगर आपने 0 रखा तो ये बनेगा 0 माइनस 5y, और ये जो इंटरसेप्ट निकल के आया आपका y इंटरसेप्ट इज y का वैल्यू, तो ये -k हो गया, y की वैल्यू आ गई k/5। y इंटरसेप्ट आपको दिया है -3, तो यहाँ -3 लिख दो। आपको k की वैल्यू मिल गई कितनी, -15। k अगर -15 मिल गया तो इसकी इक्वेशन आपकी आ चुकी है, और इसकी इक्वेशन आपकी हो गई 3x माइनस 5y -15 बराबर 0। ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर 15। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते थे आप, बहुत आसान था।
ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन करना बहुत सरल था। पहले ये एलिमिनेट करना कि ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल परपेंडिकुलर है नहीं। परपेंडिकुलर लाइन में पता है कि ये रिवर्स होके एक में माइनस आ जाएगा। दूसरा आप हमें चेक करना है कि y इंटरसेप्ट -3 है, तो इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो आप यहां से डिवाइड करो ना 15 से। अगर आप 15 से डिवाइड करोगे इधर तो इधर 1 बनेगा, ये बनेगा आपका x/5 माइनस y/3 बराबर 1। जब ये 1 है तो y/b होता है प्लस y/b, b की वैल्यू -3 हो गई। बेसिकली दिस इक्वेशन इज दिस x/5 प्लस y/-3 बराबर 1। तो जो फॉर्मेट होता है इंटरसेप्ट वाला, यहां पर -3 आपको मिल गया और यहां आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर जब आप -15 से डिवाइड करोगे तो ये +3 मिलेगा, इंटरसेप्ट +3 मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर ये सही है। तो इट्स गुड टू लुक एट द ऑप्शंस, जो भी आता है कोऑर्डिनेट में उस सबको यूज कर डालो। ऑप्शन देखो। अच्छा, पहले देखते हैं कौन सी लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है। 2 ऑप्शन मिले, फिर उसमें मैच कर लेना जो दूसरी कंडीशन दी है, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। आपको इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ेगी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको 13 दिया हुआ है, तो कह रहा है के की वैल्यू बता दो। डिस्टेंस कैसे निकालते हो आपको बताया, एक तो आ जाएगा k-4 का होल स्क्वायर और दूसरे में साइन अपोजिट है, जुड़ जाते हैं तो बन जाएगा 12 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके किसके बराबर है? 13 के बराबर है। अब देखो थोड़ा सा ट्रिपलेट सुपलेट्स की नॉलेज जो है ना यूज करो। आपने कहा कि देखो ऐसा है, ये अगर 12 का स्क्वायर है और ये 13 का बराबर आ रहा है, तो ये कितना होगा आपका? आप कहोगे 5 का स्क्वायर बने तो बात है। अब 5 का स्क्वायर बनाने के लिए अगर आपको k-4 की वैल्यू 5 चाहिए या फिर -5 चाहिए, दोनों पॉसिबल है। +-5 दोनों पॉसिबल है। +5 होगा तो भी 5 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर बना के यहाँ 13 देंगे। तो आप कहोगे अगर +5 लेंगे तो k की वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर -5 लेंगे तो k की वैल्यू -1 आ जाएंगे। दोनों पॉसिबल है बेसिकली। तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k है वो -1 और 9 दोनों है, लेकिन यहाँ -1 ही दिया हुआ है तो -1 मार्क कर लो। बट 9 से भी आएगा, ये दोनों वैल्यूज आएंगी। ओके, बिकॉज दिस वैल्यू इज व्हाट? 5 स्क्वायर। सो इफ k-4 का होल स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, k-4 इज +-5। So the options possible are 9 and 1, but I have to choose only C because 9 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। The point PAB is first reflected in the origin to P1 and then P1 is then reflected to y-axis to 4-3. What are the coordinate of point P? अच्छा सवाल है। पहले देखो एक पॉइंट P1 है तुम्हारे पास, इसको तुमने ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया तो यहां कुछ मिला आपको, और इसको तुमने y-axis में रिफ्लेक्ट किया और यहां तुम आ गए 4-3, सॉरी 4-3, यहां आ गए तुम। तो देखो ये y एक्सेस में रिफ्लेक्शन के बाद आया है, मैं रिवर्स जा रहा हूं, इसको मैं y एक्सेस में फर्दर रिफ्लेक्ट करता हूं वापस, तो वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से ये आए हो जर्नी। आपकी जर्नी ऐसी है, ठीक है, कि आपने एक पॉइंट लिया है P1 यहां पर, इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट किया है तो ये P1 डैश बना है, फिर आपने y एक्सिस पे रेफरेंस किया है और आपका P1 डबल डैश बना है। मैं अब उल्टा काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो आपको ये वैल्यू हो जाएगी 4-3, x एक्सिस सेम, y में माइनस। फिर ओरिजिन के बाद रिफ्लेक्शन करोगे तो आपको पता है क्या होता है, दोनों में नेगेटिव लग जाता है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई -4, -3। जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी वो ये था, -4, -3, यहाँ से तुमने शुरुआत करी है, -4, -3। अच्छा सवाल है ना। तो जैसे तुम यहां से यहां गए, हमें उल्टा निकालना, तुम यहां से यहां आएंगे। ओके, तो ट्राइंगल इनकी वर्टिसेस ये कौन सा ट्राइंगल है पूछ रहा है। तो देखो अगर कोई ट्राइंगल दिया है और वो पूछ रहा है वो कौन सा ट्राइंगल है, तो आपको तीनों की डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी, तीनों साइड्स की, और देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है। देखना पड़ेगा, निकालो क्विकली प्लीज, जल्दी। 1 मिनट, मैंने इस सवाल में कुछ गड़बड़ किया क्या? आई मेड ए मिस्टेक, सॉरी। मैंने रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अबाउट लिया जो कि नहीं लेना था, y एक्सिस के अबाउट लेना था। 1 मिनट, आई मेड ए मिस्टेक। फाइनल वैल्यू आपकी क्या आई है? 4-3 ना, यह आया है y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने से, और यह आपका P1 डबल डैश। तो इसके पहले आपका जो P1 डैश होगा वो इधर होगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है आपको, तो -4-3 होगा, और फिर ओरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन आप लोगे तो ये पॉइंट आपका -4-3 बनेगा, और ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने से आपको 4-3 मिलेगा।
तो ए करेक्ट है, सॉरी आई वाज मेकिंग मिस्टेक, यस मैंने एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराया लेकिन रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे, तो ये आंसर है आपका P1। यहां से आपने शुरू किया है 4,3, ठीक है। तो इस सवाल को आप कर लेना है प्लीज। आप एक D1 डिस्टेंस निकाल लेना, एक D2 डिस्टेंस निकाल लेना और एक D3 डिस्टेंस निकाल लेना। तो D1 डिस्टेंस किसके बीच में होगी, 1,5 और -3,1 के बीच की होगी। ये आपकी -3,1 और 3,-5 के बीच में होगी, और ये 3,-5 और 1,5 के बीच में होगी। ओके, तो डिस्टेंस निकालने से बस एक बात का ध्यान रखना कि रूट का साइन मत लगाओ, तुम सीधे D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, D3 स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर रूट हटाई दो, स्क्वायर निकालते हैं। देखो क्या होगा, अपोजिट साइन जुड़ेंगे, 4 का स्क्वायर, ये घटेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू बन गई आपके 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 32, 2 × 4 स्क्वायर। यहाँ आओ, अपोजिट साइन 6 स्क्वायर, वहाँ भी 6 स्क्वायर, अपोजिट अपोजिट जुड़ेंगे तो 2 × 6 स्क्वायर, 2 और 10, सो ये बना आपका 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो आपको ये देखना है कि अभी ट्राइंगल है क्या, 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये ट्राइंगल जो है क्या है। तो आपको कि सिंपल सी बात है कि अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल क्या है। तो क्या ये इक्विलेटरल है, आप कहोगे नहीं, सबसे पहले यही काटो, इक्विलेटरल तो कहीं से भी नहीं है, ठीक है। क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, नहीं। ये वैल्यू आपकी कितनी है, 104 है, ये वैल्यू आपकी कितनी है 72, और ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 32। स्केलिन है, यस स्केलिन में क्या होता है, तीनों एंगल्स आपके डिफरेंट होनी चाहिए, स्केलिन तो है, तीनों जो आपके एंगल्स हैं, साइड्स हैं, वो अलग अलग हैं, यस स्केलिन है। लेकिन द मोर स्पेसिफिक केस इज दे आर राइट एंगल्ड स्केलिन ट्राइंगल, दे आर राइट एंगल एक्चुअली। 104 की जो वैल्यू है ना, ये which I must say D3 स्क्वायर, ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर यहां पर अगर एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप राइट एंगल चेक कर लो, बट इट इज स्केलिन ऑल्सो, ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल 3 लेंथ आर डिफरेंट, तो बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन राइट एंगल स्केलिन ट्राइंगल। बट एक ही लगाना है तो चलो सी लगा दो कि दे आर राइट एंगल। अगला देखो, पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, तो आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, आपको पैरेललोग्राम तो सर आपने कोई पढ़ाया ही नहीं हमको कोऑर्डिनेट में, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ऐसी। देखो 1,1, 3,4, 9,4, so let me make like this 3,4, और देखो 9,4 का देखो आप ध्यान से, तो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, राइट, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल है सीधा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखो बेहतर, ओके क्लियर है कि नहीं। बट इस लाइन से 90 डिग्री नहीं है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेकिन जो वैल्यू आपकी 1,1 थी वो तो कहीं यहां थी। तो जो तुम्हारा पैरेललोग्राम बनेगा बेसिकली ऐसा बनेगा, तो ऐसा नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री बनने वाला है, नहीं, बट ये लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसको देखने का देखो फायदा यही होता है, ये लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट अगर 1 आएगा तो यही दोनों करेक्ट होंगे, या तो ये दोनों गलत हो गए, गलत हुए कि नहीं हुए, यस। दूसरा मैं आपको सिखाता हूं अभी। अब आप कहोगे कि ये लेंथ मुझे मालूम है 9 - 3 6 के बराबर है, तो अगर ये लेंथ 6 के बराबर होगी तो ये लेंथ भी 6 के बराबर होगी, और मूवमेंट क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है कि नहीं है, ओके। पर मैंने यहां पर कुछ धोखा दिया है आपको, और वो धोखा समझ में आ रहा है क्या, कि मैं कह दूं कि यहां पर 1 + 6 7 हो जाएगा,
ओके 1 + 6 7 हो जाएगा, बोलो। ऑलराइट, तो ये 1 + 6 7 हो जाएगा, परंतु मैंने यहां पर एक चीज थोड़ी सी गलत बोली है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। वो बोला है एक्सेस का नाम, ठीक है। लेट मी गिव ए लिटिल क्लैरिटी। एक्सेस का नाम मैंने उल्टा बोला है, एक्स वाई, ठीक है। तो देखो, जब भी इस तरह के डायग्राम हो और अगर आप कोऑर्डिनेट को ध्यान रख के प्लॉट, आंसर सही है, आंसर सही है, मैं बताऊंगा क्यों सही है, ठीक है। तो आप उसको प्लॉट हमेशा थोड़ा ठीक से करने की कोशिश करो मेंटली। वाई कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब है कि ये लाइन ऐसी है, मैंने जो ड्रॉ किया वो वाई एक्स कोऑर्डिनेट को ऊपर बनाया, ऐसा नहीं है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो आप कहोगे लाइन कुछ इस तरह से होगी 3,4 और 9,4, तो इसको आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ही पहले बनाओ, ठीक है, क्लियर। ये लाइन ऐसी हो गई। अब आप कह रहे हो कि एक पॉइंट आपका है 1,1, 1,1 आपका यहां होगा कहीं नीचे की तरफ, ये ऐसा हो गया। ये बेसिकली लाइन कुछ इस तरह से है, इज इट करेक्ट और नॉट। 1,1 आपका ऐसा है, फिर आपके पास है 3,4, फिर आपके पास है 9,4, ऐसा। अब मैं वही कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम में अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो आप कहोगे इसका मतलब हो गया कि इसका y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, 1 ही रहेगा। यस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मूव करते हो तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। और x कोऑर्डिनेट कितना चेंज होगा, देखो अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो आपने दूरी सिर्फ x की दिशा में चली है, 6 की दूरी चली है। पैरेललोग्राम में ये लेंथ भी 6 के बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल इक्वल होती हैं। तो यहां पर x की दिशा में 6 चलाओगे तो ये 6 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैंने आपको जो पिछला अभी बनाया था डायग्राम, वहां पर जो मैं आपको बोला था y एक्सिस के अलॉन्ग चलने पे y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, ठीक है, वो गलत था। y एक्सिस के अलॉन्ग चलने से y कोऑर्डिनेट बदलेगा, x नहीं बदलेगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का जो है वो ये है। बात जो बोल रहा था वो सही है, ठीक है, बट एक्सिस मैं गलत बोल रहा था, क्योंकि मैंने गलत डायग्राम उल्टा ऐसे लंबा बना दिया था। आपका ये एक्स एक्सिस है अगर और ये वाई एक्सिस है, बेसिकली गलत वो भी नहीं था। अगर आप इसको 90 डिग्री टर्न कर दोगे ना ऐसे, तो तुम्हारा एक्स एक्सिस ऊपर हो गया, वाई एक्सिस इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 90 डिग्री टर्न कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक्स है मेरा, ये वाई है, ठीक है। क्लियर। बट आसान सवाल है, इसमें कोई इतना चैलेंज नहीं है, यू कैन सिंपली गो अहेड विद दिस। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव ही आने वाला है। एक्स की दिशा में मूव करोगे, एक्स नेगेटिव नहीं होगा। बस करो, इसने क्लास में पहला कमेंट किया है आज कि बस करो। सुशांत जी, मैंने आपका नाम पहली बार देखा है और आपने बोला है बस करो, तो बस कर दिया, आपकी बात सुन ली, ठीक है। थक गए आप, लेकिन आपकी बात मैंने मान ली, पास कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, तो अगली क्लास जब होगी आपकी ट्यूसडे को, तो वील सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट, बिकॉज दैट्स समथिंग विल गिव यू मोर क्लैरिटी। जहाँ फंसोगे वहाँ कोई बात नहीं, फंस जाना, और थोड़ा सा कोशिश करना कि कोऑर्डिनेट को विजुलाइज करके करो। रिफ्लेक्शन का सवाल जब पहली बार आया, मुझे याद है CGL CHSL के एग्जाम में, तो लोग डर गए कि यार ये क्या आ गया है, तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा दिमाग किन लोगों का होता है जो कभी लॉजिकली सोचते ही नहीं है। लेकिन जो लॉजिकली सोचता है उसके लिए रिफ्लेक्शन, उसने नहीं भी पढ़ा है तो उसको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ी है ना, क्लास 10th 12th में कभी भी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपली मिरर में क्या प्रोजेक्शन है, बस। तो आपको थियरी नहीं भी आती है तो भी आप ये सवाल लगा दोगे अगर आपकी थिंकिंग थोड़ी लॉजिकल है। तो मैं यही चाहता हूं, हमेशा एज ए स्टूडेंट आपको चीजों को समझना चाहिए। जैसे इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट ये बेहतर है कि हम इसको प्लॉट करके देख रहे हैं कि भाई यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दिस बिकम्स मोर इजी फॉर यू टू सॉल्व, ठीक है, फाइन। तो चलिए घर जाइए और सवाल को ट्राई कर लेना। मंगलवार को फिर हम सुबह क्लास करेंगे। अभी आपकी छुट्टी है सोमवार की, होली की, तो कल और परसों आपको नहीं आना है। मंगलवार को सुबह विल स्टार्ट द डिस्कशन फर्दर इन कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन करने हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी होली, स्टे सेफ और मस्त रहो। थैंक यू।